हेलो दोस्तों, आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2। तो आइए देखते हैं हम लोग मॉडल सेट प्रश्न पत्र 2 किस प्रकार का है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि पहला क्वेश्चन आपका है कि 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि आपको बताना है कि 120 को जो है, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं 120, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है, इसके बारे में पूछा है। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन नंबर ए जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 है, फिर है 2 इंटू 2। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, या फिर आप जब 10 क्लास की तैयारी कर रहे थे उस समय आपको बताया गया होगा कि जैसे ये 120 है तो 120 को क्या है कि इस प्रकार से करके 2 से काटेंगे। इसको कितना बार में कट जाएगा, 2 छक 12, यानी कि 60 दूनी 120, ये आपका हो जाएगा। इस प्रकार से काटेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिकी 24 और 24 पचे हो गया आपका 120। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से और भी क्वेश्चन का आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे 120 है, आपको दे देगा 156, इस प्रकार से 156 हो गया, 140 हो गया। उसके बाद आपका हो गया 74 29, इस प्रकार से ये आपका हो गया 74 29। उसके बाद 5005 हो गया। तो ये सभी का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 5005 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, या 2002 दे तो कैसे व्यक्त करेंगे। तो ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं, ए ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा तो आप आराम से चाहे तो गुणनखंड करके भी देख सकते हैं। और ये जो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन का कितना आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपका 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा। तो 26 और 91 का एचसीएफ जो है आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 13 हो जाएगा। इसके बाद आप और भी देख सकते हैं, जैसे 96 404 का एचसीएफ या एलसीएम क्या होगा। उसके बाद है 510 और 92 का एचसीएफ एलसीएम क्या होगा। इस प्रकार से और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एचसीएफ कितना होगा, 13 होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 + 2√5 कैसी संख्या है। तो आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े थे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, भागफल तथा गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 जो है, ये वाला जो देख रहे हैं 3 आपका परिमेय है, 2 भी परिमेय है और √5 अपरिमेय है। तो एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, और इसका यहाँ पे योगफल हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी होगा अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार a बराबर BQ + R में b है। तो आपको पूछा है कि a इक्वल टू जो है BQ + R जहां होता है तो इसमें b क्या होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे a जो है ये भाज्य हो गया, b हो गया भाजक, और q जो है आपका भागफल हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका भाजक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया हुआ है, तो बहुपद px के शून्यक की संख्या क्या होगा। आप लोग पढ़े होंगे कि ये x अक्ष है, ये वाला जो देख रहे हैं ये x अक्ष है। तो कोई भी ग्राफ जो है x अक्ष को जितना बार काटेगा px के शून्यकों की संख्या उतना ही होगा। तो एक यहाँ पे हो गया, एक ये 2 हुआ, और यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 और ये 4, यानी यहाँ पे px के शून्यकों की संख्या आपका कितना हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हुआ।
अगला क्वेश्चन है आपका द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तो इसके शून्यकों का योग क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा शून्यकों का योग पूछा है। आप लोग को फॉर्मूला बताया गया होगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए, ये आपको बताया गया होगा। यानी कि यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा, माइनस बी बाई ए। अगला क्वेश्चन है किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम होती है। तो कोई भी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या आपका 2 आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और लास्ट में नहीं रहे बराबर नहीं c1 बटा c2 हो तो निम्न में से सही कथन होगा। तो एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जब सब बराबर होता है तो समीकरण युग्म का जो है अनेक हल होता है, रेखा संपाती होता है और समीकरण युग्म संगत होता है। और शुरुए में बराबर नहीं रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे बराबर नहीं रहेगा तो समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है, रेखा प्रतिच्छेदी होता है और समीकरण युग्म संगत होता है। और जब लास्ट में बराबर नहीं रहता है तो क्या होता है, तो समीकरण युग्म जो है ये असंगत होगा और रेखा जो होगा वो आपका समांतर होगा और हल कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन ए में देख रहे हैं अद्वितीय हल जो कि गलत है, अनेक हल ये भी गलत है, कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि सही होगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 और 2x प्लस 2y बराबर 6 के हल होंगे। तो आप a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 ये सब की तुलना करके आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसकी तुलना करके आप ज्ञात कर सकते हैं कि समीकरण युग्म जो ये दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर 3 2x प्लस 2y बराबर 6 के हल होंगे। तो हल क्या होंगे इसके, तो ध्यान से देखेंगे ये a1 बटा a2 यानी 1 बटा 2 हो जाएगा इसमें, और यहाँ पे b1 2 है और b2 भी 2 है तो 2 2 कट गया, तो ये 1 बटा 2 और 1 यानी कि ये शुरू में ही बराबर नहीं है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, तो इस समीकरण के एक अद्वितीय हल यानी एक हल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से है कि समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा। तो जब भी कोई समीकरण युग्म का अनेक हल होगा तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं a1 जो है आपका क्या दिया हुआ है, a1 जो है आपका 1 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए a1 जो है 1 है, b1 2 है और c1 3 है, a2 5 है, b2 k है और c2 15 है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, तो क्योंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 दिया हुआ है, ये बोला है कि अनगिनत हल है तो सब बराबर होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 2 बटा के इस प्रकार से ये हो गया 2 बटा के बराबर में आप क्या लिख सकते हैं c1 बटा c2 यानी कि 3 बटा 15। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बटा 15 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीपल करके k का मान ज्ञात कर लेंगे, 3k हो गया और इसके बाद हो जाएगा ये कितना 15 दूनी 30, ये आपका हो गया 30। अब देखिएगा क्या है k बराबर लिखिएगा तो 30 गुना में 3 है तो 3 भागा में जाएगा यानी 3 दहा 30, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है।
इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे x माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस 1 है बराबर 2x माइनस 3। तो ये तो समीकरण, ये जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर a स्क्वायर आएगा यानी कि x स्क्वायर आएगा, और इधर x स्क्वायर है नहीं तो कटेगा तो नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, द्विघात समीकरण। बी देखते हैं क्या है, तो बी भी जो है 2x से x में गुना करेंगे 2x स्क्वायर, ए भी आपका द्विघात समीकरण है जिसके चरों के अधिकतम घात क्या आ जाए 2, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी की x प्लस 1 के होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3, ये भी आपका द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर डी x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे इस साइड भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, इस साइड भी एक्स स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका समीकरण, ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है, तो क्या बोला कि मूल वास्तविक है और समान है तो क्या होगा, तो जब मूल वास्तविक होता है तो d इक्वल टू आपका 0 होता है। d इक्वल टू यानी कि d को विविधकर बोलते हैं, तो विविधकर बराबर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, d बराबर क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है d बराबर 0, इसलिए यहाँ ये ट्रिक लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के विविधकर का मान है, तो विविधकर यानी d बराबर क्या होगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे लिख लेते हैं और इसी फॉर्मूले पर जो है हम लोग d निकाल लेंगे। ध्यान से देखिएगा b यहाँ पे कितना है, तो b जो है -5 है। ध्यान से देखिए b क्या है, तो b जो है -5 होगा। अब देखिएगा क्या है, b यहाँ पे -5 होगा तो 5 यहाँ 25 हो गया, और 4 a के स्थान पर कितना है 3, तो 4 तिया 12 और c के स्थान पर 2, तो 12 दूनी 24, 25 में से 24 गया तो कितना बचेगा, तो 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का विविधकर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखेंगे कि निम्न में से कौन द्विघाती सूत्र है, तो द्विघाती सूत्र क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a है, और यहाँ बी में देख रहे हैं कि माइनस नहीं लगा हुआ, इसलिए ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखेंगे कि एपी इतना के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी क्या होगा, तो एपी में प्रथम पद को a1 बोलते हैं जो कि यहाँ पे 3 है, और सार्वंतर डी क्या होगा, तो a2 क्योंकि यहाँ पे a1 है तो a2 माइनस a1 होता है, तो 1 में से 3 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा -2, यानी कि प्रथम पद ए और डी जो हो गया आपका वो हो गया -2, ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया सही। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा कि एपी -3 कोमा -1/2 कोमा 2 डॉट डॉट का 11वां पद है, तो यानी कि यहाँ पे an बराबर ज्ञात करने के लिए बोला है, तो an इक्वल टू क्या होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या लिख लेंगे n माइनस 1 इंटू डी, -1 इंटू डी, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या चीज है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a1 कितना है यहाँ पे 3 है, और n माइनस 1 यानी कि यहाँ पे जो है आपका n 11 दिया हुआ है, 11वां पद ज्ञात करना है, तो n जो है 11 दिया है, तो 11 में से 1 घटाएंगे यहाँ पे तो ये 10 हो जाएगा,
और A1 आपका कितना दिया हुआ है -3 और D क्या हो जाएगा तो -1/2 और -1/3 -1/2 और माइनस में क्या है -1/2 और माइनस में होता है A2 - A1 होता है तो A1 -3 है तो ये हो जाएगा आपका +3। ये हो गया आपका 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया कितना बच जाएगा 5/2 तो D 5/2 हुआ तो ये 11 में से 1 गया 10 गुने 5/2 यानी कि 2 5 10 और 5 25 और A1 3 था -3 तो 25 में 3 ऐड करेंगे तो आपका बच जाएगा 22। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रथम n धन पूर्णांकों का प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल होता है तो प्रथम n धन पूर्णांक का योग यानी कि प्राकृतिक संख्या का योग पूछा है तो क्या होता है n इंटू n + 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा। प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि आकृति में त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज PQR है जिसमें प्रयुक्त समरूप कसौटी है ABC। यहाँ देख सकते हैं A और ये B हो गया और ये C हो गया। ABC एवं PQR दो समरूप त्रिभुज है तो ये जो है पूछा है कि जिसमें प्रयुक्त समरूपता का कसौटी क्या होगा। तो देख रहे हैं कि एंगल A बराबर एंगल P है, एंगल B बराबर एंगल Q है और एंगल C बराबर एंगल R है। तो ध्यान से देखेंगे तो ए समरूपता कसौटी से ये क्या चीज है समरूप है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 19। एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर CD है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे बोला है कि AB बराबर 2CD हो और ये जो है एक चतुर्भुज है इस प्रकार से और विकर्ण एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है बिंदु O पर। यहाँ पे O हो गया और AB समांतर CD है फिर इस प्रकार से इसका नामकरण कर लेंगे। A हो गया A और ये B और ये C और ये आपका हो गया D। ध्यान से देखेंगे। अब देखिएगा क्या है यहाँ पे आपको दिया है कि AB के समांतर इसका जो समांतर है AB के समांतर क्या है CD है और AB बराबर 2CD है यानी कि ये जो AB है इसके बराबर 2 गो CD है। AB के बराबर में क्या है 2 CD है तो आपको बोला है कि त्रिभुज AOB तथा COD के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। AOB और COD इसके क्षेत्रफल के अनुपात आपको पूछा है तो ध्यान से देखिएगा इसका भुजा क्या है ये मान लीजिए कि 2CD है। ये आपका कितना है 2CD तो ये वाला तो CD होगा यानी इसका जस्ट ये आधा है, इसका जस्ट ये क्या है आधा है। अब देखिएगा क्या चीज है जितना कोण इसका ये है उतना ही कोण ये होगा एकांतर कोण से और जितना कोण ये है उतना ही कोण ये होगा एकांतर कोण से और ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण से आपस में बराबर होगा यानी कि त्रिभुज जो है ये दोनों त्रिभुज AOB और COD समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का वर्ग जो है इसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। कोई भी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2CD बटा CD, CD से CD कट गया 2/1 यानी कि 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पे पूछा है AOB त्रिभुज में तो ये आएगा इसमें AOB आएगा यानी कि 2/1 यानी कि 2 दूनी 4 और 1 एकम 1 तो यहाँ पे जो है 4:1 ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। इसे इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा क्या है अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 25 सेंटीमीटर और BC बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो एंगल B का मान क्या होगा? AB बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 25 सेंटीमीटर और BC बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो एंगल B का मान पूछा है। तो एंगल B यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो AC यहाँ 25 है और BC 24 है और AB 7 है, तो 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर करेंगे तो 25 के बराबर आ जाएगा। देखिएगा 7 7 49 और 24 24 576, 576 और 49 कितना हो जाएगा? 576 और 49, ये देखिएगा तो आपका 625 हो जाएगा। 9 6 15 के 5, 7 4 11, 1 12 के 2 हो जाएगा और 5 और 1 हासिल 6, 625 का वर्गमूल क्या होगा? 25, जो कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जैसा हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कि y अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी होगी। y अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी क्या होगा? तो दूरी बराबर क्या होता है? जब y अक्ष पूछा है तो x 0 हो जाएगा, तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगा? ऐसे y हो गया और ये ऐसे लिख सकते हैं कि 0, y, तो y अक्ष से जो है ये बोला है कि बिंदु 3,5 की दूरी क्या होगा। तो y अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी आपका हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 है, -10,6 और 6, -10 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु का नियामक होगा। तो कोई भी दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? नियामक। कोई भी दो बिंदुओं के बीच के मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो यहाँ पे x1 मान लीजिए -10 और x2 6 है और y1 6 हो गया, y2 -10 है, तो आप लिख सकते हैं x1 प्लस x2 यानी -10 प्लस 6 बटा 2 यानी कि -4 बटा 2, तो 2 हो गया माइनस में और ये हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 बटा 2, तो ये भी -4 बटा 2 यानी -2,2। ऑप्शन नंबर डी आपका क्वेश्चन नंबर 22 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है आपका? 1/√3। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपको? 1/√3 हो जाएगा। इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब देखिएगा बटा में क्या है आपको? तो बटा में है 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 - 1 ये हो गया आपका √3 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लोग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 - 1 एकम 1 हो जाएगा और 3 3 9 के वर्गमूल 3, यहाँ पे तो 3 हो जाएगा, तो 3 चौका 12 में से 1 गया, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका कितना? 11/3 बचेगा। यहाँ देख सकते हैं ये अगर 3 है तो 3 3 9 और 1 एकम 1, 1/3, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, तो 1/3 हुआ। तो यहाँ पे जो है 1 है, सॉरी यहाँ पे 1 फार्मूला में दिया है, ये जो क्वेश्चन है इसमें 1 दिया है, तो 1 - 1/3 यानी 3 एकम 3 में से 1 गया तो 2/3 हो गया और यहाँ पे 1/√3 है, तो इस प्रकार से 2/3 है, भागा में है, तो इसको गुना में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3/2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 3 एकम 3 और बाटा में क्या लिख सकते हैं? 2√3। इस प्रकार से 2√3 लिख सकते हैं। ये 3 को 2 बार √3 गुने √3 लिखेंगे तो बात एक ही है, तो 1 √3 कट जाएगा
ऐसे, तो एगो √3 जो है आपका बच जाएगा, यानी √3/2 आया। तो किसका मान √3/2 होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कौशिक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का मान होगा। कौशिक 31 डिग्री, तो जब भी ऐसे माइनस में दिया रहेगा, जैसे दे देगा आपको कि साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री, इस प्रकार से देगा। जैसे कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री दिया, तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसका ऑप्शन जो है 0 आएगा, यानी कि 24 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब देखिएगा, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान ज्ञात करें। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब यहाँ 3 हो गया और कर्ण 5 हो गया। आपको आधार ज्ञात करना होगा, तो आधार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो आधार बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर के अंडर रूट। तो 5 है 25 और 3/3 इसका क्या हो जाएगा 9। 25 में से 9 गया, कितना बचेगा, तो आपको बच जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, यानी आधार 4 हो गया। तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, यानी कि 4/5। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लीजिए कि ये मीनार है और धरती पर ये एक बिंदु है, और ये जो है उस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितना है 15 मीटर। तो ये यहाँ पे 15 मीटर हो गया, और इसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, आपको उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 60 डिग्री। अब देखिएगा क्या है, 60 डिग्री तो लिख लिए, और ये मीनार की ऊंचाई h हो गया। तो ये लंब है और ये आधार है। लंब आधार किस में होता है, tan में, और 60 डिग्री हुआ है, यानी कि tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। tan 60 डिग्री के मान कितना होता है √3, तो √3 लिख लिए, और बराबर में क्या लिख लेंगे, तो लंब बटा आधार, तो लंब h है और आधार आपको दिया हुआ है 15, यानी कि आपका मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, h से h एकम h और 15√3। मीनार की ऊंचाई 15√3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। क्वेश्चन 27 है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 3√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो एंगल BAC का मान होगा। आपको क्या बोला कि त्रिभुज ABC में 20 समकोण है और AB बराबर 3√3 सेंटीमीटर है और AC 6 है, तो एंगल BAC का मान ज्ञात करना है। ये त्रिभुज हो गया आपका ABC, इसको मान लेते हैं A, और ये आपका हो गया B, और ये आपका हो गया C। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला है कि ये भी 3√3 है, ये वाला जो है आपका 3√3 है, यहाँ देख सकते हैं, और AC जो है 6 है, यहाँ पे 6 है ये। तो आधार ज्ञात कर लेना है हमको कि आधार कितना होगा, तो AC यानी कि कर्ण 6 है, तो 6 छक 36, और ये 3 9 और 9 27, 36 में से 27 गया, 27 3 30, यानी कि 9 बच गया। 9 के वर्गमूल कितना हो गया 3, तो 9 का वर्गमूल आपको यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया। और आपको क्या दिया हुआ है, AC 6 दिया हुआ है और AB 3√3 दिया हुआ है। तो आपसे ये पूछा है कि एंगल BAC का मान क्या होगा। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि एक तो समकोण 90 डिग्री ये हो गया, तो इधर जो कोण बचा ये दोनों मिला के कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो कोण होगा आपका ये 30 डिग्री का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 28, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है
कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई ज्ञात करें। ध्यान से देखेंगे, ये आपका वृत्त है। उसके बाद क्या है कि इस पर मान लीजिए कि एक स्पर्श रेखा है और बोला है कि PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। ये Q हो गया और एक केंद्र से जा रहा है, यहां मान लीजिए केंद्र है, और ये नाम इसका क्या हो गया P। तो ये आपका PQ हो गया और ये O हो गया। आपको PQ क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो लंब के ये देख सकते हैं 90 डिग्री के सामने के भुजा कर्ण हो गया, यानी OQ जो है कर्ण हो गया 12 सेंटीमीटर। और हमको क्या ज्ञात करना है, PQ यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई, और आपको त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो बार बरियम 144 और 5 25। 144 में से आप 25 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा 14 में से 5 9, और यहाँ 3 में से 2 1, आपको बच जाएगा 119। यानी कि ऑप्शन नंबर डी रूट 119 जो है इस क्वेश्चन का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि O केंद्र वाले वृत्त में PT तथा TQ वृत्त की दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि एंगल POQ बराबर 80 डिग्री, तो एंगल PTQ बराबर है। ध्यान से देखेंगे कि PT और TQ आपको जो है दो स्पर्श रेखा दिया हुआ है और आपको ज्ञात करना है कि PTQ बराबर क्या होगा। तो आप जान लीजिए कि जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श किया है वहां 90 90 180 हो गया, और ये POQ बराबर आपको 80 डिग्री दिया, तो 180 और 80 कितना हो गया, तो 80 20 100 यानी 260, यानी ऑप्शन नंबर डी 100 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 इस प्रकार से है, 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो किसी भी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा 60 है, थीटा कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, और बटा में कितना लिख लेंगे 360। अब पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का मान कितना होता है 22 बटा 7, यहाँ पे लिख लेंगे 22, और बटा में कितना लिख लेंगे 7। उसके बाद क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, यानी गुना में लिख लेंगे 14, और गुना में फिर क्या लिखेंगे 14, 2 बार लिखेंगे क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर का मान यहाँ 14 है, तो 14 2 बार इस प्रकार से लिख लेंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 कितना हो गया 36, यहाँ पे 6 लिख लेंगे। अब देखिएगा 2 तिहाई 6, ये 3 बार में 6 कट गया, और ये 2 से 11 बार में कट जाएगा। ध्यान से देखिए, अब देखिएगा क्या चीज है, 7 से ये 7 दूनी 14, 2 बार में कट जाएगा, आपको ऊपर में बच गया 14 दूनी 28 गुने 11, 28 के 8 हो जाएगा, और 28 का 28 और 2 30, यानी कि 308 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 308 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पे है, कि यहाँ पे 308 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर कहीं नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी देखें तो इसमें से इसका कोई आंसर नहीं होगा। यहाँ पे छूट गया होगा, मिस प्रिंट हुआ होगा, हो सकता है, यानी कि यहाँ स्क्वायर रहता तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन 32, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। क्वेश्चन क्या है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो परिमाप यानी कि 2 पाई आर बराबर आपको बोला जा रहा है कि पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई आर बराबर क्या चीज है, पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से पाई आर
स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एगो पाई आर से एगो पाई आर कट जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या चीज है, ये पाई आर स्क्वायर है, तो आर इंटू आर करेंगे तो पाई आर से पाई आर, ये गुना में है तो कट जाएगा, भागा में जाके यहाँ आर बराबर कितना बच गया, 2, यानी कि आर बराबर 2 मात्रक 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, तो आर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका कि आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन होगा, तो आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 35, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो क्या होगा, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 गुने पाई का मान आपका हो जाएगा यहाँ पे 22/7, और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आर गुने 14 गुने 14 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 14 गुने 14। देखिएगा क्या है, 7 से 7 दूनी 14, ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, 2 दूनी 4, और 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 हो जाएगा, यानी कि इसको 14 से गुना करेंगे तो 14 8 12 से 2 11 हासिल, 14 8 12 से 112, और 1 13 और 10 23 123, यानी कि 12 32 जो है आपका यहाँ से बेलन का आयतन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है 12-32 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया आंसर। यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई यदि किसी घनाभ की लंबाई एल, चौड़ाई बी तथा ऊंचाई एच हो, तो घनाभ का आयतन क्या होगा, तो घनाभ का आयतन होता है एल बी एच। क्वेश्चन नंबर 37 है कि यदि x 3, 4, 5 का माध्य 5 हो तो x का मान क्या होगा, तो यहाँ पे जोड़ सकते हैं कि क्या बोला है कि इतना का माध्य 5 दे दिया है, तो x का मान क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 5 4 9 और 3 12, यानी कि 12 प्लस x, क्या लिख लेंगे, 12 प्लस x बाटा में क्या लिख लेंगे, तो टोटल कितना है 1 2 3 4, बाटा में 4 लिख लेंगे, और बराबर माध्य क्या है 5, तो यहाँ बराबर में 5 लिख लेंगे। अब देखिएगा क्रॉस मल्टीपल, 5 चौका 20 हो जाएगा, तो x का जो मान निकालिएगा तो ये प्लस में 12 है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 20 में से 12 गया 8, यानी कि x बराबर 8 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, वर्ग अंतराल के उच्च सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं, तो उच्च सीमा और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहेंगे, तो ये जो हो जाएगा उच्च सीमा लिखा हुआ है इसलिए कम प्रकार का त्वरण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39 देखिएगा कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगा, तो घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता 1 होता है, यानी 39 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 है कि एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो जब 2 सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो कुल जो परिणाम होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पे कुल परिणाम हो जाएगा, जैसे हेड हेड हो गया, टेल टेल हो गया, हेड टेल हो गया, टेल हेड हो गया, टोटल 4 परिणाम होते हैं। तो 2 सिक्कों को एक बार उछालने में हेड आने की प्रायिकता, तो हेड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है हेड कई बार आएगा, तो इस प्रकार से देखिए ये हेड हेड ऐसे आ सकता है, या टेल टेल इस प्रकार से आ सकता है। इसके बाद आपका है कि हेड टेल आ सकता है,
उसके बाद जो है टेल हेड आ सकता है। तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। तो एक हेड कब आएगा, तो 2 बार आ सकता है एक हेड। तो 2 बार आएगा, तो यानी कि 2/4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1/2 आंसर हो जाएगा।